नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। कोरोना का संकट जस का तस बना हुआ है और इस लड़ाई के बीच लोगों को राहत देने के लिए बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, इस पर केंद्र और राज्य सरकारों का फोकस है। इसी बीच मध्य प्रदेश के बारे में हम बात करें तो यहाँ कोरोना से जंग के साथ ही सियासी घमासान भी मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जहां सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी भी पलटवार करने का कोई मौका छोड़ नहीं रही। ऐसे में सवाल यही है कि मिलकर कोरोना से जंग जीतने का ये वक्त है या एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का। सवाल कई हैं और यही है हमारा आज का विशेष, कोरोना से तकरार। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी प्रवक्ता, दुर्गेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे चर्चा करेंगे हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। चर्चा का आगाज हम करें उसके पहले देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उन हॉट स्पॉट प्रदेशों में शामिल है जहां कोरोना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2811 के पार पहुंच गई है। इनमें से 153 की मौत हो चुकी है। इंदौर में 1568 और भोपाल में 539 मरीज हैं। सोमवार से फेज 3 शुरू हो जाएगा। आगे कहां क्या रियायतें और क्या बंदिशें रहेंगी, ये तय करने का जिम्मा राज्य सरकार ने कलेक्टरों को सौंपा है। पर इसके साथ ही प्रदेश में सियासत भी चरम पर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कमलनाथ से सीधे तौर पर कोरोना के इस विकराल रूप को लेकर बीजेपी पर वार किया। शिवराज जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने क्या किया। कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है, कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है। आज हमारे अर्थव्यवस्था प्रदेश की चौपट है। देश की तो चौपट है, मैं देश की बात नहीं करना चाहता हूं। हमारी आर्थिक गति कितनी घटी है। आज जो मजदूर हुए, जो छोटा व्यापारी हुए, जो छोटा दुकानदार हुए, हमारे उद्योग से जुड़े हुए जो ट्रक हैं, जो बस हैं, जो ढाबे हैं, ये आर्थिक गतिविधि कैसे इतनी कम हुई है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे प्रदेश में अगले 1-2 सालों में। हमारे कितने लाखों करोड़ों हमारे नौजवान जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तो वहीं इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही बीजेपी का आरोप है तत्कालीन सरकार ने ना तो कोई सिस्टम बनाया था, ना ही कोई व्यवस्थाएं की थी, जिसकी वजह से ये बीमारी इतनी विकराल हो गई। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता का ये सौभाग्य था कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, जिसके तहत आज जनता की सेवा हो पा रही है। कोरोना जैसी महामारी को रोकथाम करने के लिए हमारे शिवराज जी काम लगातार कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने इस पूरे मामले में केवल शिगुफेबाजी करी थी। अपील और दलील जारी करने से कहीं ना कहीं कोरोना कभी नहीं भागता। उसके लिए एक्शन और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और जो कमलनाथ जी है केवल अपनी सरकार के प्रोटेक्शन में लगे हुए थे। उनको दिन रात यही चिंता खाई जा रही थी कि कौन कौन उनके साथ विश्वासघात कर रहा है। और इस सबके चलते कोरोना मध्य प्रदेश में पैर पसार गया और इस पूरे मामले के लिए भी कमलनाथ जी को क्षमा मांगना चाहिए। साफ तौर पर देखा जाए तो आज कोरोना ने मध्य प्रदेश को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की इस जंग में जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो देखा आपने कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है मध्य प्रदेश में। एक तरफ कोरोना से जंग चल रही है, दूसरी तरफ सियासी घमासान भी लगातार चल रहा है और कोरोना पर भी अब तकरार के आसार दिख रहे हैं हमारे प्रदेश में। और इसी पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, दुर्गेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आपका बहुत स्वागत दुर्गेश जी। धैर्यवर्धन शर्मा हैं, फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे साथ हैं और इनसे चर्चा करेंगे हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। रिजवान जी, तकरार जारी है, सियासत भी जारी है और कोरोना का संकट तो है वो गहराता भी जा रहा है। सियासत भी जारी है और आरोप प्रत्यारोप तो जमकर जारी है। हाँ, ये अलग बात है कि सभी कहते हैं कि हम इस पर सियासत नहीं करना चाहते हैं। विपक्ष कहता है हम सकारात्मक सहयोग करेंगे और सरकार कहती है पीछे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन हम सियासत नहीं करना चाहते। तो इसी का नाम सियासत है कि हमें जो कुछ कहना है वो हम कहते भी हैं, लेकिन जो हमें करना है और जो नहीं करना है उसके बीच बहुत कुछ फैसला रहता है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुत लंबी चर्चा की, पत्रकारों के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने अपने कामकाज को भी बताया और इन्होंने आगे भी बताया कि क्या हो रहा चाहिए और क्या नहीं हुआ। तो ये सब है और वहीं लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार संवाद कर ही रहे।
हर वर्ग से संवाद कर रहे हैं, मीडिया से भी संवाद कर रहे हैं, धार्मिक गुरुओं से भी संवाद कर रहे हैं, संतों से संवाद कर रहे हैं, कृषकों से संवाद कर रहे हैं, वो जो कोरोना योद्धा है उनसे संवाद कर रहे हैं, उन सारे लोगों से वो संवाद कर रहे हैं और लगातार उनका संवाद जारी है। तो जाहिर है कि ऐसे समय में लोगों को जितनी ज्यादा राहत दी जाए, इस आफत से, मुसीबत से बचाया जाए, वो सियासत का धर्म है और यही राजधर्म है। तो चलिए इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ, जैसा कि आपने परिचय करा ही दिया है, दुर्गेश शर्मा, क्या कहेंगे आप? आज क्या कुछ आपने किया था और क्या कुछ नहीं हो रहा है, इस पर बहुत प्रकाश डाला गया है, लेकिन क्या होना चाहिए, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पहले कांग्रेस सरकार के समय में लैब्स तय करी थी कि जिनको हमें पूरी तरह से कोरोना की टेस्टिंग के लिए तैयार करना था और वो उस पर निर्णय ले लिए गए थे। पर मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस सरकार जाने के बाद में बीजेपी सरकार आई, उसने उस पर कोई निर्णय नहीं लिए हैं। आज मध्य प्रदेश में टेस्ट की समस्याएं हैं। लगभग हर डिबेट में इस बात पे बात आती है कि डिबेट जो टेस्ट है, टेस्ट रिपोर्ट देर से आ रही है या टेस्ट सही नहीं हो पा रहे हैं, समय पर नहीं हो पा रहे, जिसके कारण बहुत सारे क्षेत्र इफेक्टेड हैं। अभी हमने सरकार से मांग करी है, आज हम भी इस बात पे सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी लॉकडाउन के बाद में आपने निर्णय ले लिया था कि हम पूरे मध्य प्रदेश में हर, चाहे वो रेड जोन हो, चाहे कोई सा भी जोन हो, उसमें शराब की दुकानें खोल देंगे। कमलनाथ जी ने आज जब इस बात को संज्ञान में लाया और उस बात पे मांग करी कि अभी नहीं खोला जाना चाहिए, शराब की दुकानें खोलने से अव्यवस्थाएं फैलेंगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, जिससे कोरोना की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने रेड जोन में तो निर्णय ले लिया कि वे शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे, पर ऑरेंज जो ग्रीन जोन में वो खोलेंगे। आने वाला समय हमारे लिए कहीं दुखदाई ना हो, क्योंकि ऑरेंज जोन और रेड जोन के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ग्रीन जोन में खोल देते तो शायद ठीक है, ऑरेंज को और रोक लेना था, बहुत ज्यादा नहीं है, 19 जिले हैं और ऑरेंज जोन में, उसमें भी शराब की दुकानों को रोका जाना चाहिए था। जो आर्थिक मामले पे शिवराज सिंह चौहान जी समस्या दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं, तो जब माननीय मोदी जी ने पूरे देश को आश्वस्त किया है कि आर्थिक मामले की कोई समस्या है ही नहीं, आप तो सिर्फ कोरोना को रोकिए, तो फिर क्यों पैसे की कमाई के लिए हम आज शराब की दुकानें मध्य प्रदेश में खोलने जा रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब कुछ होना ही नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो पूरी तरह सारे सब कुछ ओपन कर दीजिए, लॉकडाउन का मामला ही खत्म कर दीजिए, गाड़ियां इधर से उधर घूमने लगेंगी, पेट्रोल की जो आपकी कमाई, जो अरबों खरबों आप कमाते हो, जो आज 16-17 रुपए लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए, आप 80 रुपए के आसपास बेच रहे हैं, तो वो कमा लीजिए। सिर्फ पैसा ही यदि ध्येय है तो फिर बहुत सारे रास्ते हैं सरकार के पास, पैसा कमा सकती है। पर मेरा ऐसा मानना है यदि प्रदेश की जनता को बचाना है तो सख्ती से नियमों का जो पालन किया जा रहा था उसको आगे भी कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। कम से कम शराब की दुकानें ऐसी जहां पर भीड़ लगने की, यहां से निकलकर लोग बाग यदि ज्यादा सेवन करेंगे तो क्षेत्र में कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन को उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जो व्यवस्थाएं फैलाएंगी, इन पर रोकथाम लगना चाहिए और लगे रहना चाहिए। कम से कम ऑरेंज जोन और अभी ब्लॉक करना था, ऐसा मेरा ही मानना है और मेरी पार्टी के सभी नेता इस बात की मांग कर रहे हैं कि ऑरेंज जोन और ब्लॉक कर दिया जाए। शराब का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा भी उन्होंने पीछे जो उन्होंने काम किया था, लगातार सरकार आप पर सवाल खड़े कर रही है, उन्होंने पीछे जो काम किए थे उसका भी उन्होंने कुछ जिक्र किया है, उस पर कुछ कहेंगे आप? जी रिजवान जी, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने जैसे ही देश के अंदर या विश्व में कहीं कोरोना की सुगबुगाहट शुरू हुई और ये लगने लगा कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोरोना आ सकता है, फैल सकता है, तो कैसे लोगों को जागृत करें, ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश में फरवरी माह से ही माननीय कमलनाथ जी ने प्रारंभ कर दिया।
फरवरी में ही ये मीटिंगें ले ली गई थी, अस्पतालों को मीटिंग लेके ट्रेनिंग दे दी गई थी या ट्रेनिंग की तैयारी कर ली गई थी। जो मेन महकमा है स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारियों के संग मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं चर्चा करी थी। मध्य प्रदेश में कलेक्टर और जो प्रशासनिक अमला है उसके संग तैयारी करी थी कि हमको कैसे ये युद्ध लड़ना है। 104 नंबर जो आज भी वजूद में है, जो कोरोना के लिए हमने प्रदेश को दिया था, वो 13 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार ने जब सबके बीच में बता दिया था कि हम 104 नंबर से आपको अपने से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। सब समस्याएं आप 104 पे चर्चा कर सकते हैं। ग्रामीण अंचल में किस तरीके से कोरोना की समस्या आ सकती है, वहां पर पंचायत लेवल पे कौन क्या उस काम को संभालेगा, इस पर निर्णय शिवराज सिंह कमलनाथ जी की सरकार ने ले लिया था। सारे काम एक व्यवस्थित तरीके से प्रारंभ हो गए थे, पर मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, जनता का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत कमलनाथ जी की सरकार को अपदस्थ कर दिया और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आकर बैठ गए और 28 दिन तक उन्होंने धैर्यवर्धन शर्मा से मुझे जवाब देने दीजिए। क्या कहेंगे धैर्यवर्धन शर्मा? धैर्यवर्धन जी आपको आवाज आ रही है? धैर्यवर्धन जी आपको आवाज आ रही है जी? अभी तक हम पीसीआर के साथियों से कहेंगे कि यदि उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। धैर्यवर्धन शर्मा आपको आवाज आ रही है जी? आपको आवाज आ रही है धैर्यवर्धन शर्मा जी? उन्हें आवाज नहीं आ रही है रिजवान जी, और हम इस तकनीकी खामी को दूर कर लेंगे। आवाज दीजिए। मुझे लगता है उनका शायद मोबाइल म्यूट है जी, उनको कॉल करके बता दिया जाए जी। कोशिश जारी है। चल बिल्कुल। आशीष क्या कहेंगे? सियासत है, सबको अपना पक्ष उजला लगता है और दूसरे का पक्ष क्या, तो आज फिर वही एक चर्चा शुरू हुई है। शराब की दुकानें खोलने को लेकर विरोध था, आंशिक रूप से सरकार ने मान भी लिया। प्रदेश में कई जगह इस बात को लेकर चर्चा, जनता में इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हो रही और अंततः इसे मान लिया गया है, वो भी लेकिन आंशिक रूप से। अब रेड जोन में शराब दुकानें नहीं। क्या कहेंगे आप? और ये जो आज चर्चा थी, पूरा आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त की भी रणनीति है कांग्रेस की? इस तरह की मुख्यमंत्री ने कहा कि वो, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 20 से भी अधिक सीटें जीतेंगे, तो ये इसका क्या संकेत, इसको कैसे देख रहे हैं? आने वाली चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। कांग्रेस अभी जो है अपना होमवर्क मुझे लगता है कर ही रही है चुनाव के लिए, लेकिन कोरोना को लेकर कांग्रेस की जो बातें कही गई हैं, कांग्रेस ने जो आज बातें कही हैं, उसमें बहुत सारी, देखिए कोरोना धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वो एक राजनीति का भी एक जरिया बनता जा रहा है। उसके जरिए भी राजनीति हो रही है, केंद्र से लेकर के राज्यों तक ये स्थितियां बनने लगी हैं। तो जाहिर है कि जब पॉलिटिकल आदमी जब कुछ बातें करेगा तो उसके राजनीतिक अर्थ होते ही हैं। अगर कमलनाथ ने बात कही है कि तो जहां तक कोरोना को हैंडल करने की बातें हैं, तो वो तो चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, दिशा निर्देश के तहत होता है, लेकिन पूरी ब्यूरोक्रेसी उसमें जुटती है और वो काम करती है। तो अभी कोरोना में किस सरकार ने कम काम किया, ज्यादा किया, और कमलनाथ सरकार होती तो कितना बेहतर कर लेती, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि कोरोना को जिस तरह से उसकी टेस्टिंग की जानी थी, जिस तरह से उसको रोकने की कोशिश की जानी थी, और जितना सघन उसका एक दायरा बनाना था टेस्टिंग का, वो नहीं बन पाया है मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश के प्रभावित जो जिले हैं या जो प्रभावित नहीं है, वहाँ भी जो इस तरह की बहुत बेहतर व्यवस्थाएं नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन जो अनुशासन है प्रदेशवासियों ने जो दिखाया है, जितना भी दिखाया, उसकी वजह से भी बहुत हद तक संक्रमण को रोका गया है। शराब की जहाँ तक बात है, दुकानों की, और इसको लेके जो धैर्यवर्धन जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज आ रही है। आप जब जो कमल सरकार अपने अंतिम दिनों में थी और कोरोना को लेके उसने सारी ये ऑडियो में बहुत अधिक डिस्टर्बेंस है, बहुत स्पष्ट आदेश नहीं था, बहुत अधिक डिस्टर्बेंस। अभी जो शिवराज सरकार इस मामले में कर रही है कि शराब की दुकानों को लेकर के सारा गणित चल रहा है कि शराब की दुकान खुले या ना खुले, इसके बजाय चीजें ये होनी चाहिए कि और भी बहुत सी जरूरतों की दुकान है। जैसे देखिए कि भोपाल में ही जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं इस तरह की चक्कियां खोलने की अनुमति नहीं थी,
तो उसका क्या वजह, उसकी क्या स्थितियां थी, क्या उसका फायदा हुआ, बाद में सरकार को समझ में आया और उसको खोला गया। इसी तरह अभी बहुत सारी जरूरतों की ऐसी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल जो मुद्दे घूम फिर के आते हैं वो शराब की दुकानों पे आते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आप देखिए कि जो स्त्री की दुकानें होती हैं, जो प्रेस वगैरह की जाती है, जिसकी लोगों को जरूरत पड़ती है, वो दुकानें खुलती नहीं है। तो सरकार बेच रही है, लेकिन पंचर बनाने की और स्पेयर पार्ट की दुकान बंद है। तो कितनी सारी विसंगतियां हैं, इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन शराब की दुकानों की जो बात है, जो जोन ऐसे हैं जहां पर कोई दिक्कतें नहीं है, या जहां पर संक्रमण नहीं है, या जहां पर पुलिस की ड्यूटी लगाकर दुकानों पर अनुशासन बनाया जा सकता है, वहां उन दुकानों को खोलना व्यवहारिक तरीका है। ये शराब प्रेमियों से जुड़ा हुआ मामला इसको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शराब बेचने का लाइसेंस खुद सरकार ही देती है, उसमें अवैध और कोई चीजें तो है नहीं। बल्कि हो ये रहा है कि शराब की दुकानें बंद होने से राज्य सरकार को करीब 1100 करोड़ के रेवेन्यू का फटका लग चुका है। दूसरी बात यह है कि शराब की दुकान पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट की भी बात है। तीसरी बात यह है कि पूरे जहाँ के सभी जगह लॉकडाउन है और सभी जगह शराब की पूरी उपलब्धता है, तो शराब का एक समानांतर नेटवर्क खड़ा हो गया है मध्य प्रदेश में। ये सबसे खतरनाक चीज है। तो इसके बजाय ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाल के उसको जो ग्रीन जोन है या जहाँ पर ज्यादा खतरा नहीं है वहां पर उसको खोल देना चाहिए। उसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक बार फिर आपके पास आपको आवाज आ रही है क्या बात ठीक से समझ जी बिल्कुल। दुर्गेश शर्मा ये कह रहे थे कि शराब की दुकानें खोले ये ठीक निर्णय नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जब ये इस पर सवाल खड़े किए गए तो उन्होंने रेड जोन को उससे अलग कर दिया, रेड जोन में शराब खोलने के लिए। उसके साथ ही उन्होंने कहा 104 नंबर कांग्रेस सरकार में ही वो दिया गया था, इसके अलावा कांग्रेस ने जितने तरह के उपाय किए थे उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। और 19 तारीख को ही पहला मरीज मध्य प्रदेश में आ गया। आज मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी है। तो और उन्होंने फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि आने वाले उसमें 20 कम से कम 20 सीटों पर कांग्रेस जीती। तो ये एक बात उन्होंने ये भी कही। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप तो जाहिर लगेगा। आप क्या कहें? देखिए, जहां तक शराब की दुकान का मामला है, ये केंद्र सरकार के द्वारा सामान्य दिशा निर्देश आए थे कि ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में कौन कौन सी गतिविधियां प्रारंभ की जा सकती है। तो तमाम व्यवसायिक गतिविधियों में शराब का विक्रय भी एक व्यवसाय है, कानूनी तौर पर वह व्यवसाय हम सब जानते हैं। पर मध्य प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री मिलते हैं जो जन भावना की कदर करते हैं। आज कांग्रेस भले अपनी पीठ थपथपा रही हो कि इन्होंने भी मांग की, पर इनको कम से कम धन्यवाद देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं, लोक भावना को समझते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और तमाम न्यूज चैनल्स ने भी अपनी रिपोर्ट्स में ये डिमांड की थी कि अभी कुछ गतिविधियों को सीमित रखा जाए, उसमें शराब की दुकान का विक्रय भी लगभग 2 सप्ताह तक रोक देना चाहिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने वह बात को शिरोधार्य किया। तो मैं तो अभिनंदन करना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल की डिबेट के माध्यम से कि मध्य प्रदेश की जनता आज बेहद खुश है कि जन भावना को समझने वाले मुख्यमंत्री हमें प्राप्त हुए। अब मैं, चूंकि ये मौसम की बहुत गड़बड़ है, उस कारण से इंटरनेट को डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो बीच में डिबेट में मैं जुड़ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। ये तकनीकी मामले इसमें ऐसे ही चलेगा। पर अब जो आपने प्रश्न किया है, मैं विनम्रता पूर्वक उसका उत्तर देना चाहूंगा कि अभी सुना है कि कमलनाथ जी ने चाय पर बुलाया था कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को, क्योंकि नए प्रभारी बनवा करके वो लाए हैं, तो कुछ गतिविधियां उन्हें प्रारंभ करनी है। और वो चाय पी रहे थे, तो हलक में चाय तब उतरे जब कोई अंदर से प्रसन्नता होती, क्योंकि चाय की प्याली में तूफान तो जी से जो उनके अंतरात्मा की आवाज थी वो जुबान पर ले इन सबका मजा किरकिरा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो दिग्विजय सिंह जी का केवल नामकरण ही किया था बंटा ढार का। गणित के सवाल में जब वो विधिवत सवाल जब पूरा हो जाता है तो आखिरी में लिखा जाता है इति सिद्धम। तो मुझे लग रहा कमलनाथ जी ने मिस्टर बंटा ढार की एक्टिविटी को इति सिद्धम कर दिया अपने कल परसों के स्टेटमेंट से।
और आज सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता चटखारे ले रहे थे। एक काफी सीनियर कार्यकर्ता, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने सोशल मीडिया पर वो कमलनाथ जी के हक की डिनर पॉलिटिक्स का कुछ लिखा और ऊपर कैप्शन दिया कितनी हिंदी फिल्म के गाने का कि इन्हीं लोगों ने लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। ये किसी हिंदी फिल्म का गीत है, मुझे नहीं पता किस फिल्म का है, क्योंकि मैं जब बहुत छोटा रहूंगा तब ये पाकीज़ा फिल्म का गीत है, लेकिन चलिए आज भी आपके काम आ गया। जी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि थके हुए योद्धा थे कमलनाथ जी। वो ये है कि जैसे तैसे करके सरकार बन गई थी और अब एक बार फिर वो उपचुनाव के माध्यम से फिर से सरकार वापसी की मंशा पाल रहे हैं। तो मंशा पालने में कोई हर्ज नहीं है, लोकतंत्र है, मध्य प्रदेश में दोनों दल है, चुनाव अच्छा ही होता है। तो ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं तो हम उनकी सोच पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। पर भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता पर भरोसा है, उन सबका आशीर्वाद साथ है। और दिग्विजय सिंह जी के कारनामों को लोग भूले नहीं है कि कैसे उन्होंने षड्यंत्र किया कि कमलनाथ जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा फेंकी जा रही गुगली को और यॉर्कर बॉल को समझ ही नहीं पाए और हड़बड़ी में खुद हिट विकेट आउट हो गए। तो ऐसी सरकार को फिर कोई अवसर मिलने नहीं वाला है, क्योंकि शिवराज सिंह जी लोगों के दिल में बैठे हुए हैं, दिलों में राज करते हैं। इसलिए ये चुनाव जो आने वाले हैं तो जब भी समय आएगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही परिणाम है। शर्मा मैडम तो ठीक है, विद्वान जी ख्याल आप कुछ काम की बात हुई जी 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 कहेंगे। ब्रिजवाल जी, मान्यवर को लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं पे उन्हें भरोसा है, उनको शिवराज सिंह चौहान जी लोगों के जहन में बैठे हुए हैं। यदि ऐसा कुछ होता तो वो सरकार से अपदस्थ नहीं होते जब जनता ने उनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया था। हमको आज भी जनता पे भरोसा है, हमको आज भी लोकतंत्र पे भरोसा है। हम षड्यंत्र करके सरकार नहीं बनाना चाह रहे, ना हम षड्यंत्र के तहत सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो 24 विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं, हम कमलनाथ जी ने प्रारंभ में ये बात बोली कि मैं 20-22 सीटों पे कंफर्म जीत रहा हूं। जब सवाल आया किसी का कि सर आप कौन सी 2 छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा छोड़ कोई नहीं रहा हूं। आज की स्थिति में मैं 20-22 जीत रहा हूं, आने वाले समय में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो 24 में से 24 जीतूंगा। तो ये कमलनाथ जी का जो भरोसा है, जो कॉन्फिडेंस है, वो जनता पर है, षड्यंत्र पर नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी यदि मुख्यमंत्री है तो षड्यंत्र के तहत है। षड्यंत्र से आपने विधायक खरीदे, आपने षड्यंत्र के तहत जनता के मैंडेट को बदला। आपके पास यदि कार्यकर्ता होते तो आप क्षेत्रों में चुनाव में जाने की बात करते, आप सिद्ध करते कि हम जनता के बीच में जाके जनता से जीत के आ सकेंगे। हम आज भी कह रहे हैं कि हम जनता के माध्यम से जीत के मध्य प्रदेश में फिर से सरकार में आएंगे और फिर जनता की सेवा करेंगे। षड्यंत्र आपको मुबारक, सेवा करना, जनता का भरोसा जीतना हमको मुबारक, हम उनके संग जीतेंगे और वापस आएंगे। हाँ रिजवान जी कोई सवाल पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछे, मैं जवाब दूंगा। इससे पहले मैं एक बात कह दूं जरा कि लोग विदेशी की बात को सही माने या कल जो कमलनाथ जी ने स्वीकारोक्ति कर ली उसको ज्यादा सही माने कि मुझे तो आज की बात कर रहे हैं। आप कल पे जीते हैं, हम आज पे जीते हैं और भविष्य पे जीते हैं। और कमलनाथ जी की जिस आप मीटिंग या जो आपको लंच या आपको जो टी पार्टी लग रही थी, ऐसी कोई टी पार्टी इस कोरोना में संभव नहीं है, ना करते हैं। आप लोग कायदे कानून नियम तोड़ने के शौकीन हैं। आपके जो विधायक महोदय, आपके पूर्व जो साथी वर्तमान में बने, उनके पुत्र ने जब पुलिस वाले के संग बदतमीजी करी, आपने उनको संरक्षण दिया, अभी तक उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ। नियम कायदे कानून आपको तोड़ना आता है, हम उसको नहीं तोड़ते। किसी के संग कोई ना लंच हुआ है, ना टी पार्टी हुई है, ना ऐसी कोई बात है। जो आप जिस बात को कहना चाहते हैं वह किसी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का एक षड्यंत्र हो सकता है, जो ये सिद्ध करना चाहता है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में कहीं कोई आपस में मनमुटाव है। जो 40 वर्ष की दोस्ती है, जो 40 वर्ष का साथ है, जो कदम कदम पर साथ चले हैं, वो आगे भी चलेंगे। और जिस शिद्दत और जिस ताकत के संग में दोनों ने कदम मिला के आपको मध्य प्रदेश से बाहर किया था सरकार से, वो फिर करेंगे। चलिए, और रिजवान सर, कांग्रेस के एक और प्रवक्ता है भूपेंद्र गुप्ता साहब, उन्होंने मीडिया को कहा है कि
आप भी तो डिनर करते हैं, आप भी तो बैठ करके बात करते हैं, तो हमारे नेताओं ने भी साथ में बैठ करके चाय पी, भोजन किया, उन्होंने स्वीकारा है। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसी कौन सी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, भूपेंद्र गुप्ता जी का ये बयान है टेलीविजन चैनल पर, उन्होंने स्वीकारा है चैनलों पर, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कौन सी डिनर पॉलिटिक्स हुई है कि कुछ को बताया कुछ से छिपाया है। देववर्धन जी, आप शायद आज समाचार पत्र पढ़ लेते तो आपको मालूम पड़ जाता कि माननीय कमलनाथ जी ने सारे कांग्रेस के नेताओं से फोन पर चर्चा करी है। वो कल चर्चा करी है आने वाले चुनाव पे लेके, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी और बाकी अजय सिंह जी और अरुण यादव जी, इन लोगों से फोन पर चर्चा करी है, ना कि चाय की चर्चा। वो खैर आपको जो लगता है आप सोचें, आपको नियम कायदे कानून तोड़ने का शौक है। कोरोना को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, उस पर कांग्रेस इस पर क्या कर रही है कि सिर्फ इल्जाम ही लगाना है? भाई आप कह रहे हैं जांच नहीं हो रही, कोई सुझाव तो बताइए, कोई तरीका, विकल्प भी बताना पड़ेगा। कमलनाथ जी एक बहुत बड़े नेता है, विजनरी है, दुनिया भर में उनके संपर्क है। ऐसे समय में जांच किट तो नहीं मिल रही, चाइना वाली फेल हो गई। अब उसके लिए नए तरह से ये कहा जा रहा है कि मई के अंत तक ही ये व्यापक स्तर पर हो पाएगा, हमको मई तक पूरा इंतजार करना है। तो आपके पास तो बड़े दिग्गज नेता है, राहुल गांधी को पहले ये एहसास था, उन्होंने बाकायदा उसको लेकर ट्वीट भी किया था, चेताया भी था। तो अब क्या विकल्प है? आप कह रहे हैं जांच का होनी चाहिए, लेकिन जांच हो कैसे जब जांच किट ही नहीं है? तो उस पर भी कोई विकल्प है आप लोगों के पास? जी बिल्कुल रिजवान भाई, हर चीज का विकल्प होता है और विकल्प तलाशने का प्रयास किया जाना चाहिए। कांग्रेस के पास में ऐसे वरिष्ठतम नेता हैं, ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो विश्व में अपना एक मजबूत अस्तित्व रखते हैं। सरकार को यदि चाहिए कि उनको टेस्ट किट कैसे कहां से आए, कैसे जो N9 जो मास्क है, 92 जो मास्क आने हैं वो कहां से आए, या पीपी किट कहां से, वो कैसे संभव हो पाए, या कैसे उनका निर्माण किया जा सकता है, यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप सरकार में बैठे हैं, आप किसी भी दिन बैठ के उन नेताओं से, उन जानकार लोगों के संग में कांग्रेस के आप चर्चा कर लें। पर दिक्कत सिर्फ यही है, 28 दिन शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की अकेली सरकार चलाई, किसी से, पूरे इतिहास है हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री था जिसने अकेले सरकार चलाई, किसी से चर्चा नहीं, किसी से बात नहीं, जो मर्जी आ रही सो निर्णय। आप यदि अपनी पार्टी विपक्ष के संग और समाज में और देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने आर्थिक व्यवस्था के मामले में कई चर्चाएं करी, एक चर्चा सार्वजनिक तौर पे भी करी, आप सोशल मीडिया पे भी करी, मीडिया के सामने भी आई राजन जी के संग में। तो इस तरह की चर्चाएं करने या सुझाव लेने की हिम्मत या सोच होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास सोच नहीं है और वो में ऐसी कोई काम हो जिससे देशवासियों का कुछ भला हो पाए। वो तो राजनीति करती है हिंदुस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ बराबर कर रहे हैं। क्या कहेंगे देवेंद्र? देखिए, केंद्र सरकार ने भी परसों एक नया ऑर्डर फिर दिया है 60,000 वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए। तो सरकार को जितने संसाधनों की आवश्यकता है वो हर कदम पर उन सब की को मंगा रही है और राज्यों को उस अनुपात में भेज रही है जहां इस बीमारी की विभीषिका का जो स्तर है। पर मुझे लग रहा है पूरी दुनिया में भारत के प्रयासों को, भारत सरकार के प्रयासों को और भारत में विभिन्न राज्यों की विभिन्न पार्टियों की सरकारों को लोग सराह रहे हैं, पर हिंदुस्तान में एकमात्र कांग्रेस पार्टी के नेता धन्य हैं। मैं तो आपको प्रणाम करना चाहता हूं राहुल गांधी जी को और आपको भी। आपको एक भी काम ऐसा नहीं दिख रहा कि ये सरकार के गंभीर कोरोना से लड़ते हुए अकेले आपको, परमपिता जाने ये चक्षु आपने कहां से पाए हैं कि सच को सच भी नहीं कहना चाहते आप। कम से कम कभी कभी तो तारीफ कर दिया करो, कभी कभी तो दुर्गेश जी आपकी पार्टी के लोग गोलियां मिश्री खा करके आया करो, ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि 100 लोग उपवास कर रहे हैं। दुर्गेश शर्मा जी, तो सेना ने भी बैंड बजा दी, सेना ने भी पूर्ण वर्षा कर दी, देश में लोगों को, इन योद्धाओं को भरोसा दिलाया सेना ने जी। अब इतने ढेर सारे काम लगातार हो तो रहे। बिल्कुल रिजवान जी, मनोबल बढ़ाना, लोगों के लिए ताली बजवाना, लोगों के लिए आप दीपक जलवाना और आज फूलों की वर्षा करना, ठीक है, मनोबल बढ़ाना चाहिए, मैंने भी बढ़ाया और पसंद करता हूं मनोबल बढ़ाना चाहिए। काम करने वालों को उनका प्रोत्साहन मिलना चाहिए, पर प्रोत्साहन के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए और जो उनके लिए जरूरी है वो कब देंगे,
पीपीई किट देंगे? कब आप सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था करेंगे? कब आप वेंटिलेटर हिंदुस्तान को देंगे? कब आप उन जो डॉक्टर्स अस्पताल में काम कर रहे हैं उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे? कब पुलिस प्रशासन को धमकाने वाले आपके नेता और कार्यकर्ताओं को आप बंद करके प्रस्तुत करेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी दोगली सोच नहीं रखती है? आपने एक तरफ किसी एक आम आदमी ने या किसी जनरल आदमी ने किसी से कोई नाराजगी दिखाई, बदतमीजी करी, गलत काम किया, तत्काल बंद करेंगे। आपका नेता, आपका कार्यकर्ता करेंगे, आप उसको सर माथे उठा के घूमेंगे, कंधे पे लेके घूमेंगे कि नहीं नहीं इसने बहुत अच्छा काम किया। क्या पुलिस प्रशासन को सड़क चलते हुए धमकाना उचित कदम था? नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी इस पे काम नहीं करेगी। हम यही तो कह रहे हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, पूरा देश आपके साथ है, पर आप एक कदम भी देशवासियों के साथ बढ़ाना नहीं चाहते। आप सिर्फ ये कहेंगे कि कांग्रेस विपक्ष में रह के हमारे खिलाफ बोल रही है। भैया, हमको बताना पड़ेगा, आगाह करना पड़ेगा। यही मेरे लोकतंत्र की एक अच्छाई है, खूबसूरती है। आप वर्षों बरस लोकतंत्र में विपक्ष में बैठे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सदन में यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सराहा था, यदि नरसिंह राव जी ने उनको विदेश में अपने हिंदुस्तान की बात रखने को भेजा था, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको विपक्ष की अहमियत मालूम है और हम विपक्ष को साथ में लेके चलना जानते हैं। और आप क्या करते हैं? आप विपक्ष के किसी सलाह को नहीं मानते। यदि सलाह मानी होती तो राहुल गांधी जी के पहले ट्वीट पर आपने जो विदेश की आने वाली फ्लाइट पे पाबंदी लगा दी होती, उस समय जांच करना प्रारंभ किया होता। मुझे लग रहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दुर्गेश जी से भी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि दुर्गेश जी ने सीधे सीधे नकारात्मक व्यवहार नहीं किया। हर्षवर्धन जी, मैं मेरे वरिष्ठ लोगों की सोच और उनकी दिखाए हुए मार्गदर्शन पर ही बात करता हूं। मेरे वरिष्ठ, मेरे नेता, मेरी पार्टी की सोच यही है जो दुर्गेश शर्मा की, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। पर मैं आपकी सोच पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है। आपको जब राहुल गांधी जी आगाह करते हैं कि आप समझ जाओ देश में कोरोना दस्तक देने वाला है, तो दुर्गेश शर्मा उन्हें कह लेने दीजिए, उसका नाम ही धैर्य है, वो धैर्य से चुप हो गए आपकी बात सुन के। उन्हें कह लेने दीजिए, कह लेने दीजिए। एक चीज आज यदि देश आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं समस्या में परेशान हो रहा है या आगे उनसे जवाब दे, आप उनसे जवाब दे रहे हैं। जी मैं दुर्गेश जी को साधुवाद देना चाह रहा था, क्योंकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष का काम है खामियां ढूंढना, और इसके बावजूद भी उन्होंने इस बार जो बातचीत की उसमें कम से कम 2-3 चीजों को सराहनीय माना और बड़े मुक्त कंठे से उन्होंने कहा कि हौसला बढ़ाने वाली जो कार्रवाई है उसका मैं भी प्रशंसक हूँ। तो मैंने भी बहुत सहृदय होकर के कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, हमारे मित्र, हमारे भाई से यह सीखना चाहिए कि कुछ सकारात्मक बोलने का स्वभाव हम भी डालें। और जहां तक लोगों की सुरक्षा का सवाल है, उपकरणों का सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कांग्रेस सरकार को अभी पर्याप्त दिखाई न पड़ रहे हैं, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। आपका सबका काम है, आपको नजर रखनी भी चाहिए, लेंथ लगा करके देखिए। पर भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ, आपदा प्रबंधन से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के बड़े बड़े विचारक सब लोग मिलकर के वह हर संसाधन जुटा रहे हैं जो इस बीमारी से निजात पाने के लिए, चिकित्सा में लगे हुए लोगों की सुरक्षा के लिए, और जो मरीज हो चुके हैं, जो इससे पीड़ित हो चुके हैं, उनके जीवन की रक्षा के लिए जो जो आवश्यक है, मैं पुरजोर कह रहा हूं, बारंबार दोहरा रहा हूं अपनी बात, कि जो जो संसाधन आवश्यक है वह सरकार पूरे प्रयास करके पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा रही है। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये 130 करोड़ से अधिक की आबादी का देश बन चुका है। ये कोरोना अचानक से आई महामारी है, तो कोई ये बारात का स्वागत तो हम कर नहीं रहे कि पहले से पता होता है कि हमने बिटिया का, भतीजी का ब्याह कहीं पे किया है, कितने बाराती लगभग आने वाले हैं, उनके स्वागत में अमुक अमुक व्यवस्था हम करेंगे। ये वैश्विक महामारी है, ये आपातकाल है, ये विपत्ति काल है, ये मानवता संकट में है, एक एक आदमी के प्राण संकट में है। पर इसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं, भारत में कितना छोटा सा फिगर है, जिस हिंदुस्तान में 450 आदमी प्रतिदिन सड़क एक्सीडेंट में मर जाते हैं, और इसी दुनिया के सबसे सक्षम देश कहे जाने वाले अमेरिका में 2-2.5 हजार 3,000 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। हम आंकड़ा 1,000-1,500 तक पहुंचा है महीना भर से ऊपर गुजर जाने के बाद। तो सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा मैं
चिकित्सकों को भी प्रणाम करना चाहूंगा मैं, और तमाम सारे लोग जो न्यूज चैनल के लोग शर्मा वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष में भी बहुत ढेर सारे समझदार और ज्ञानी लोग हैं, उनका बहुत अनुभव भी है, लेकिन विपक्ष का आप कोई भी सहयोग नहीं हो। ये आरोप गलत है इरफान साहब, ये आरोप इसलिए गलत है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कम से कम 3 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं, और मैंने बताया कि पूरे भारत के सारे राज्यों में विपक्ष कहाँ आ गया? जयवर्धन शर्मा इसमें विपक्ष कहाँ आ गया? क्यों वो सब कांग्रेस के और दूसरे दलों के निर्वाचित आप सरकारों को विपक्ष और प्रतिपक्ष के तौर पर आने से मत देखिए। वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचे का सम्मान करना अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष को भी एक सहभागिता उसकी होना चाहिए। ऐसे समय विपक्ष के नेताओं का बहुत अनुभव है, उसका लाभ लेना चाहिए। वो नहीं दिख रहा है उसका बात मान रहा हूं मैं, पर ये नेता प्रतिपक्ष हैं जो, उन्होंने क्या चिट्ठी लेकर के कहा कि सर्वदलीय बैठक बुला लो। पहले दिन से जब आप नकारात्मक बातें करने लगेंगे, और आप ये, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि लोग पूजा पाठ में लगे, इस समय देश का पावन वातावरण है, मैं घटिया बात करना नहीं चाहता, पर ये तो कांग्रेस के नेताओं की स्थिति तो ये हो गई है कि हमारी एक फूटे भले फूट जाए, पर तुम्हारी दोनों फूट जानी चाहिए। मतलब हर काम में कमी निकालनी पड़ती। आपने नेता प्रतिपक्ष तो बनाया ही नहीं किसी को, आपने नेता प्रतिपक्ष तो बनाया ही नहीं। अब जनता ने सोनिया गांधी को आपने ट्रंप के डिनर तक में नहीं बुलाया। ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें आप करते, आप भी करते रहते हैं, और मैं दुर्गेश शर्मा को नहीं लाना चाहता इस चर्चा में, इसलिए नहीं आपसे ये बात कह रहे हैं। आप भी ऐसा बहुत करते हैं, लेकिन अभी तो संकट काल है और ये अभूतपूर्व आपात की स्थिति है। ऐसे काल में सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। आप कुछ रिजवान जी एक चीज और बोलना चाहूंगा जी। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी और अन्य दल, और सब में ऐसे लोग हैं जिनके विश्व में कहीं ना कहीं अपना वजूद है, व्यक्तियों का वजूद है। उसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर इतनी शख्सियत है जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है, उनका भी विश्व में अपना वजूद है। उनके पास एक विजन है, उनके पास एक ताकत है, उनके पास एक संगठन है। मैं समझ गया। भारत का जो ब्रेन है, भारत के जो लोग हैं, उन्हें अवसर होना चाहिए। आप कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं। दुर्गेश शर्मा जल्दी से कहिएगा, फिर मुझे आशीष दुबे के पास। जी रिजवान जी, मेरा यही कहना है कि आपकी बात समझ के आप क्या मान लीजिएगा शर्मा, आप कुछ कहेंगे? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के सांसदों से इंटरनेट के माध्यम से बात की है, वो सबसे चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को कहा कि आधी रात को भी अगर आप कोरोना संकट से मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको प्राथमिकता दूंगा। और कई घटनाक्रम इस देश में ऐसे हुए कि आधी रात को भी अगर मुख्यमंत्री चाहिए। रिजवान जी, कोरोना पीड़ित आदमियों का एक पैसा नहीं लगने दे रही है, घर से बुला करके टेस्ट कर रही है, घर से बुला करके उनका इलाज कर रही है, निःशुल्क इलाज कर रही है। रिजवान जी, सरकार है, रिजवान जी, मैं सभी जबरदस्ती पैसा वसूल नहीं आप कुछ कहना चाहते हैं? जी रिजवान जी, मैं सभी सम्मानित मेहमानों से और आपसे भी एक अनुरोध करना चाहूंगा कि 8 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। आज से मैं कह रहा हूं चर्चा का थोड़ा सा ट्रैक। जी आशीष, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे समझना चाहूंगा। आपने दोनों की बातें सुनी, क्या सोचते हैं? क्या पक्ष विपक्ष? इस समय तो देश एक पक्ष है और दूसरा पक्ष वो कोरोना से जो है महामारी है वो है। तो एक साथ एक टीम बनकर ऐसा ढंग से काम किया जा सकता है, और संकट काल में तो एकत्रित होने का उदाहरण रहा है देश और दुनिया में। तो क्या ऐसे समय में सब एकत्रित हो और बेहतर ढंग से काम करें? आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेगा, सबके मतांतर होते हैं, एक ही परिवार में अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग विचारधाराओं में बहुत से हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे समय में क्या किया जाना चाहिए? आपको आवाज आ रही है मेरी? आशीष जी, आपको आवाज आ रही है?
सकता है आशीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है जी। तो जाहिर है अविनाश यही मैं भी यही जिक्र कर रहा था कि जिस तरह से जिन परिस्थितियों में जी लगातार हम इस कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और ढेर सारे साथी भी हुए हैं। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम यही चीज रोजगार बन रहे हैं और ढेर सारी छोटे, लेकिन इन सबके बीच मध्य प्रदेश में एक बात है, पक्ष और विपक्ष के बीच एक सियासी जंग शुरू होने वाली है, इसका एहसास इसके संकेत से आने लगे। और पीछे की सरकार ने क्या किया, वर्तमान सरकार पूछती है, वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही थी तो पीछे की सरकार विपक्ष यानी विपक्ष समाज और शुरू हो गई। और जाहिर है कि ये इसलिए शुरू हो गए हैं कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव कब होंगे उसकी कोई तिथि नहीं, लेकिन सभी अपने अपने स्तर पर काम शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक बयान को लेकर घमासान भी हो चुका है। ये अलग बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उसको लेकर चर्चाएं बहुत है, भी हो रहा है, कई तरह के बात भी वायरल हो रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती यही है कोरोना से लड़ा जाए और इस लड़ाई में हम एकजुटता से आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही अविनाश जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से कोरोना की जंग इस वक्त छिड़ी हुई है और उसी बीच ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव की पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही है कि जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले एक दूसरे पर, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि यही राजनीति है और यही विपक्ष का धर्म भी है कि सत्ता पक्ष को वो कहाँ कुछ खामियां हैं, कहाँ कुछ कमियां हैं तो उसकी ओर आगाह करे और सरकार को भी चाहिए कि यदि कोई सही सुझाव या उचित सुझाव आते हैं विपक्ष की ओर से तो उनका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और कोरोना पर तकरार जिस तरह से शुरू हुई है मध्य प्रदेश में, लिहाजा लाजमी है कि आने वाले दिनों में भी ये जारी रहने वाली है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कोरोना के संकट के समय में हम किस तरह से इस जंग को जीतें और जल्द से जल्द इस संकट से मुक्त हों। यही हमारी कोशिश है, यही हमारी उम्मीद है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।